नमस्ते। जय भारत। पाकिस्तान का भारत से अलग होने से पाकिस्तान जैसे देश में उनका अलग होने का समय से आज तक और थोड़ा बहुत आगे भी जो स्थिति हो रहा है उससे लेकर के काफ़ी चिंता हो रहा है। सिर्फ हमारा नहीं, कई लोगों का चिंता हो रहा है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। और आजकल का ये जो सोशल मीडिया का जो समय है, इसमें हमें पाकिस्तान का अंदर वाली बात और उनका जनता का सोच, उनका जनता का विचार, उनका सोचने का ढंग, कई लोग जिसे वो एक माइंड सेट कहा जाता है, माइंड सेट, सब हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। तो पहले बात ये है कि वो अलग हुआ भारत से पाकिस्तान क्योंकि हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते थे। हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते थे। उनको ये विचार है कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान अलग है, लगभग पूरा है, कंप्लीट है, वो कोई दूसरे के साथ नहीं रह सकता, नहीं रहना चाहता भी है। और उसके लिए एक अलग नेशन चाहिए। तो है, हमें पता है कि इस्लाम इज ए नेशन, ये सब बात हुआ, और फिर बाद में टू नेशन थियरी हुआ, ये सब हुआ। पर देखिए, जो भारत से जो मुसलमान अलग हुए ये सोच करके कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, हम जब अलग होंगे अपना खुद का एक नेशन बनाएंगे, सिर्फ मुसलमानों का एक नेशन बनाएंगे, तब सब सही होगा, हर चीज़ सही होगा, बस हम भले से भले तक जाएंगे। ये विचार रखा, शुरू में यही विचार रहा, पर हुआ तो कुछ ऐसे नहीं है, उल्टा हुआ मामला। वो अलग तो हुए, कुछ समय तक पाकिस्तान का आर्थिक स्थिति और भारत का आर्थिक स्थिति में कुछ खास अंतर नहीं थे, क्योंकि सब एक जैसे तो थे, एक ही तो थे। फिर धीरे 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 वो भारत में जो अंग्रेज़ों का चमचा चेलों का ये शासन होने के बावजूद भी आगे तो काफ़ी बड़ा भारत। अब का बात छोड़िए, अब तो बस काफ़ी आगे भारत बढ़ रहा है, हर प्रकार से, कई प्रकार से नहीं, हर प्रकार से। तो पाकिस्तान भी शुरू में साथ साथ थे। फिर अब देखिए स्टैटिस्टिक्स, तो भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और पाकिस्तान धीरे धीरे पीछे जा रहे थे। और जैसे 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 वो इस्लामिक सोच, जो पाकिस्तान का रीत वाली इस्लामिक सोच, मेरा इस्लामिक सोच कहने का यह मतलब नहीं है कि एक पूरा दुनिया का इस्लामिक सोच, वो नहीं है, पर पाकिस्तान में लोगों को इस्लाम जैसे लगे, वो समझते हैं कि ये इस्लाम ये है, ऐसे होना चाहिए। तो उस प्रकार का सोच उन्हें धीरे धीरे पीछे खींच रहा था। और ये पाकिस्तान के लोग तो लगभग ये कर रहे थे जो अरब लोगों को काफ़ी इमिटेट कर रहे थे, अरब लोगों को काफ़ी इमिटेट भी कर रहा है, और खुद भारतीय संस्कृति से बच भी नहीं सकते और कभी अरब जैसे बन भी नहीं सकते। अरेबिया का तो उनका अपना एक संस्कृति है, अपना एक कल्चर है, आप तो वो नहीं बन सकता। और ये तो आप लगभग इससे आप हट भी गया, दूर भी हो गए, ना घर का ना घाट का, ये स्थिति हुआ पाकिस्तान का। तो ये सब देख कर के तो ये विचार ना, देखिए, आम जनता कभी भी कोई भी बात सीधा नहीं मतलब अपना से नहीं करते। आम जनता बस रोटी कपड़ा और मकान वाली, मनोज कुमार का सिनेमा, अपना भारत का बहुत पुराना सिनेमा है, रोटी कपड़ा मकान वाले चक्कर में पड़ा रहता हमेशा। ये तो आम जनता का स्थिति दुनिया भर का है, पर उनका दिमाग में ये आइडिया डालने वाला काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति लोग होता है, जिसे हम अच्छा भाषा में बुद्धिजीवी कहेंगे, अंग्रेजी में इंटेलेक्चुअल्स कहता है।
ये इंटेलेक्चुअल्स, ये एक बार लेनिन ने कुछ कहा, मुझे लगा कि लेनिन ही कहा, वो कहता है वेन एवर एन इंटेलेक्चुअल ओपन्स हिज माउथ इट्स अ बूर्जवासी हु स्पीक्स। लेनिन ने कुछ खास समझा। ले बड़े बुद्धिजीवी जो इंटेलेक्चुअल्स खुद को समझते हैं, जब एक व्यक्ति खुद को इंटेलेक्चुअल समझेगा तभी देखिए कि गड़बड़ शुरू हो गया उनके साथ। तो जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं ना, वो चीज़ सोचते रहता है। मैं बताऊं कि कोई दूसरा काम नहीं है, बस सोचते रहता है। और ऐसे सोचने, जो सोचते रहता है, भले लोग बहुत है, उनके वजह से हम है ऐसे ही। तो पर ऐसे नहीं कि हर कोई जो सोचते रहता है वो भला करता दुनिया का। बहुत कम लोग करते हैं भले, तो भला तो करते हैं लेकिन बहुत कम लोग करते हैं। तो जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, उनका बात मैं कर रहा था, उसमें से चंद लोगों को चुन कर के मैं ये समझने के लिए प्रयास कर रहा था कि तो ये तो अलगाववाद का जहर है ना। मैं अलगाववाद को जहर ही मानता हूँ और जहर ही है। ये अलगाववाद का जहर है ना, भले कोई भी वजह ढूंढ करके अलगाववाद का प्रस्ताव रखना, ये अलगाववाद का जहर भारत का मुसलमानों के दिलो दिमाग में डालने वाला कई बुद्धिजीवी है, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स। मैं देख रहा था कौन कौन है, कौन कौन है, कौन कौन है। कल तक 8 विद्वानों का, जो बुद्धिजीवियों का, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का, जो सेपरेटिस्ट मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स मैं कहना चाहता हूँ, उनका जिक्र किया। और आज का महाशय है सुश्री आगा खान, 9वीं अलगाववादी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल है आगा खान। ये आगा खान तो भारतीय नहीं है, पर ओरिजिनली पर्शियन है, फ्रांसी है, पर्शियन है। तो बहुत अच्छा काम किया। ये आगावान का क्या है ना, उसे कैसे एक रटरिक से यदि बताए तो, जो मीठी छुरी कहता है ना, मीठी छुरी, या जो मिठाई से लपेटा हुआ जहर, कुछ ऐसे कह सकता आगा खान, मीठी छुरी है। तो आगा खान काफ़ी काम किया। उन्होंने क्या किया, उनका जो एक्सप्लिसिट बिहेवियर जो है ना, उस बिहेवियर में लोगों को ऐसे लगेंगे कि वो सबको साथ लेके चलने वाला है, समाज का भलाई चाहता है, इंसान अच्छा काम करना चाहता है। तो हिंदू के साथ बड़ी प्यार से पेश आता है, अंग्रेज़ों के साथ बड़ा नरमी से पेश आता है, अंग्रेज़ों के साथ मिल करके उनसे बात करके तो काफ़ी काम अपना पक्ष में कर लेता है। हिंदू तो हिंदू को भी ये विश्वास दिलाता है कि वो कोई अलगाववादी नहीं है, वो मुसलमान है, मुसलमानों का भलाई चाहता है, पर हिंदू को कॉस्ट पर नहीं, वो हिंदू का भी भलाई चाहता है, सबका भलाई चाहता है। ये दिखाना चाहते थे आगा खान, पर वास्तव में बात ये नहीं था, वो मीठी छुरी ही था। वो हिंदुओं को ये विश्वास दिलाएंगे वो खतरनाक नहीं है हिंदुओं के लिए। हिंदू के लिए सही है, दोस्त है, मित्र है। पर हिंदू को ये विश्वास का धोखा दे करके मैक्सिमम मुसलमानों को देने के लिए आगा खान उत्सुक थे। इसमें भी वो इस्लाम का प्रति या मुसलमान का प्रति उनका कोई फिलांथ्रोपी से अधिक उनका एक मोह था, एक आस था कि एक दारुल इस्लाम बना कर ही रहेंगे। लगभग हर कोई मुस्लिम इंटेलेक्चुअल दिमाग में प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से ये दारुल इस्लाम का सपना था ही तो था। तो इसका तो कई वजह है। देखिए कि ये जो द मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का कहना ये है, और ये मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स आम मुसलमान को ये इम्प्रेशन देता है कि भारत इस्लामिक रूल था तकरीबन 800 साल। इसमें कुछ बात सही भी है और गलत भी है। वो ये इम्प्रेशन देता है कि ये 800 साल
जब मुसलमान भारत में राज किया, मुगलों की बात है, और कई कई अलग जगह पर छोटी मोटी तो सल्तनत था ही। दक्षिण में तो बस एक तो निज़ाम हैदराबाद का, और एक बीजापुर, और एक कुछ 2 पीढ़ी के लिए हैदर अली और उनका बेटा टीपू मैसूर, इतना ही तो थी। और ये इम्प्रेशन देता है कि अंग्रेज जब भारत के ऊपर कब्जा करने के लिए, अंग्रेज तो इंग्लिश क्राउन तो नहीं आए शुरू में, 1857 तक भारत का यदि शासन कहेगा या कॉलोनी बनाने का ये मतलब अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का ही था। तो उसमें ब्रिटिश राज का तो इनडायरेक्ट हाथ ही तो था, डायरेक्टली कुछ नहीं था। 1857 का बाद ही ब्रिटिश क्राउन को ये ट्रांसफ़र हुआ उनका शासन। तो ये इम्प्रेशन दिया भी, और ख़ुद भी ये समझते थे अंग्रेज जब आए तो मुग़ल बादशाहों से उन्होंने भारत का शासन छीन लिया। ये बात गलत है। तो अपना जो हिस्टोरियोग्राफर्स जो है ना, जो अपना भारत का हिस्ट्री बनाने वाले, वो भी एक पक्षीय तो था। एक तो इस्लामिक सपोर्ट में था, दूसरा वामपंथी लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन थे, और जो शासन में उस समय कांग्रेस आया उन्हें कुछ लेना देना नहीं भारत का संस्कृति से, खास करके कई कांग्रेस वाले संस्कारी थे, पर उनका लीडरशिप तो अंग्रेज़ों का बस पुतले तो थे। तो वो लोग ये आइडिया देते गए कि मुसलमानों से ही अधिकार अंग्रेज के हाथ में आया। ये बात गलत है। मराठाओं से गया। उस समय लगभग भारत में पूरा ये मराठाओं का ही शासन चल रहा था, और मराठा तो मराठा है। मराठा का एक खूबी है, वो महाराष्ट्र से, मराठा जो मूलतः महाराष्ट्र है, गुजरात आया। अपना बरोड़ा में गायकवाड़ राजा है। वास्तव में गायकवाड़ से ग्रेट किंग्स, बस एक ही शब्द में महान राजा लोग थे। तो मराठा लोग गुजरात में आया, और मध्य प्रदेश में गया, इंदौर हुआ और ग्वालियर हुआ, जहाँ जहाँ वो लोग गया उनका एक खूबी अब देखिए, और जहाँ वो गए वहाँ का बन के रहे न, वहाँ के बन गए। कोई अलगाववाद सोच नहीं थी। हाँ, ये बात सही है, उन्हें जोड़ने वाला ताकत हिंदू धर्म तो प्रत्यक्ष रूप में और वास्तव में नींव, इसके जो हिंदू धर्म का नींव है वो भारतीय संस्कृति है। तो उन्हें एक होने में और एक बन के रहने में तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो स्वाभाविक रूप से हो जाता है। तो ये मराठा लोग थे। यदि शासन गया भी अंग्रेज के पक्ष में, वो मुगलों से मुसलमानों से तो नहीं गया, मराठा से गया, हिंदू से ही गया। और ये भी सही नहीं है कि भारत में बहुत सारे मुसलमान राज थे, नहीं, कुछ पॉकेट्स में मुस्लिम्स राज कर रहे थे, बाकी जगह तो हिंदू राजा ही तो थे। पर ये सब होने का बावजूद ये मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का खुद का इम्प्रेशन भी कुछ ऐसे था, और जो बाकी आम मुसलमानों को देने वाले इम्प्रेशन भी ऐसे थे कि भारत तो पूरा 800 साल से मुस्लिम राज्य थे। एक बात सोचिए आप, सोचने वाली बात है, एक बात सोचिए, जहाँ जहाँ मुसलमान गए पूरा विश्व में, कुछ ही समय में जहाँ जहाँ वो लोग गए, वो हर जगह पूरे के पूरा इस्लामिक देश में कन्वर्ट किया उन्होंने। वो इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी कर लेंगे वो लोग। पहले हमारा सामने होता है द अरब इन्वेशन ऑफ सिंध, क्या नाम है उनका, मोहम्मद बिन कासिम, 8वीं सदी ऐसे कुछ में अरब थे। कासिम 22 कुछ उम्र था उनका, 22 साल ऐसे कुछ था। तो वो आए, पूरा सिंध को कर दिया अपना बस में, अफ़गानिस्तान को पूरा कर दिया। इस जहाँ जहाँ वो लोग गए, कुछ ही समय जहाँ जहाँ वो लोग रहे,
तो पूरा का पूरा इस देश को इस्लाम में परिवर्तन कर ही दिया। पर भारत का स्थिति देखिए, भारत में वो 800 साल से अधिक उनका मौजूदगी प्रेजेंस थे, फिर भी मुसलमान हिंदुओं को बहुमत के रूप में मुसलमान बनाने में काबिल नहीं थे, सक्सेसफुल नहीं हुआ, नहीं बना पाया हिंदुओं को। अब हिंदुओं को इतना साल रहने का बावजूद मुसलमान पूरी तरह के बना नहीं पाया, क्या वजह खुद ही सोच लीजिए। जहाँ भी गए वो हर जगह पर मुसलमान बहुमत में आ गया, पर भारत में बहुमत मुसलमान बना नहीं सका। बनाने क्यों ऐसे हुआ, वजह क्या है, मुझे कहने की क्या ज़रूरत है, आप खुद ही समझिए, कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये इम्प्रेशन रहा कि मुसलमान राज कर रहे थे भारत में, वो इम्प्रेशन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स लोगों को दिया। और ये भी उनका आइडिया रहा। जो भी मॉन्यूमेंट्स दिख रहे हैं ना, जो इमारतें, जो किले, ये सब मुसलमानों ने बनाया, ये गलत बात है। कुछ भी नहीं बनाया मुसलमानों ने, जो बनाया राजपूतों ने। कई जगह उनसे कब्जा किया, बस जगह का नाम बदला। जैसे कि गुजरात में कर्नावती है, आज भी अहमदाबाद है। बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर रखा नाम, हैदर आबाद रखा, अहमद आबाद रखा। बहुत जगह ऐसे जगह का नाम बदल देते। इस्लामिक शासन में जगह का नाम बदल दिया। अरे जगह का ही नाम बदल दिया तो इमारत का नाम बदलने में कौन से टाइम लिया। कुतुब मीनार बनाया, कुतुब मीनार हिंदू मंदिर थे, हिंदू मंदिर है, जैन मंदिर। ताजमहल शिव मंदिर थे। देखिए जहाँ भी किला जितना भी है, राजपूतों से या तो ले लिया बाई फोर्स, या कुछ अच्छे जगह पर थोड़ा बहुत पैसा देकर खरीदा भी, ये दोनों है। पर नाम बदल कर अपना कर दिया, बनाया किसी और ने, नाम हो गया इनका। तब बाद में ये लोग कहने लगे कि ग्रेट आर्टिस्ट, पता नहीं क्या आर्ट है, ग्रेट आर्टिस्ट्स, ग्रेट आर्किटेक्चर, ग्रेट बिल्डर्स, ये सब नाम जोड़ दिया मुगलों के साथ। बनाया सब हिंदुओं ने, पर नाम उन पर गया। और यदि कोई मुसलमान राजा भारत में रह गया, कुछ बना भी दिया, वो आर्टिसंस कौन थे? वो तो यहाँ का लोग है, भारत का लोग है। मान लो यहाँ के हिंदू मुसलमान बन के भी कुछ करेगा तो हिंदू ही तो कर रहा है। बाहर से आया हुआ कोई भी कुछ भी नहीं किया यहाँ। यदि इनमें यह क्षमता है, इस्लाम में यह क्षमता है कि ग्रेट कंस्ट्रक्शन वगैरह, आर्किटेक्चर, आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक सब इसमें है, तो जहाँ से ये आए, कहीं तो आए, तो कहीं से तो बाहर से आए ना, या तुर्की हो, जहाँ भी हो, जहाँ से भी आए, वहाँ इनका कुछ तो बाकी रहता है ना, रह गया होगा ना। जैसे कि आर्यन इन्वेशन का कहानी मैक्सिमम ने बताया, तो आर्यन इन्वेशन बड़ी, आर्यन लोग इतने ही क्षमतावान है, जो संस्कृति बनाने में माहिर है, जो हिटलर बाद में बताया। तो जहाँ से आया, पता नहीं, कोई नहीं कहता कहाँ से, ठीक यहाँ से आया, जहाँ से आया वहाँ तो उसका कुछ लेफ्ट ओवर होना चाहिए ना, अवशिष्ट होना चाहिए ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ का लोगों ने खड़ा किए सब इमारतें, यहाँ के लोगों ने सब किया, नाम बस मुसलमान में किया। किला हुआ पर राजपूत का किला है, अकबर का किला नाम रख दिया, वो रख ही देता है, जगह का नाम ही बनाता है। तो ये होता है, कुछ तो शर्म नहीं है, बस नहीं है, क्या करेगा। तो ये इम्प्रेशन दिया, तो सारी चीज़ उन्होंने बनाया। तो इनको ये रहा कि जो मुसलमान, भारत का मुसलमान बड़ी ग्रेट हस्ती है, वो पहले से ऐसे है, ये सब कुछ इन्होंने बनाया। पर अंग्रेज जब जाएंगे तो मेजॉरिटी तो हिंदू होंगे, और मेजॉरिटी 800 साल का यहाँ के रहने का बावजूद, मैं नहीं कहूँगा शासन करने के बावजूद, यहाँ के रहने के बावजूद
ये बहुमत में हिंदू ही तो थे, तो स्वाभाविक है कि अंग्रेज जब जाएंगे तो हिंदू का पक्ष में राज जाएंगे, हिंदू का पक्ष में राज जाएंगे तो फिर डेमोक्रेसी होगा, तो हिंदू बहुमत होंगे। तब ये मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का दिल में ये भय हुआ कि उन्हें तो एक ही चीज़ समझ में आता है, यदि मुसलमान बहुमत में हो तो गैर मुस्लिम के साथ वो कैसे सलूक करेगा, वैसे अपेक्षा रखता है वो रखेंगे कि यदि बहुमत में कोई गैर मुस्लिम है और मुस्लिम के साथ जो मुस्लिम यदि बहुमत में होके जो भी करेंगे वो सब करेंगे, तो डरने लगा। इतना साल यहाँ रह करके हिंदुओं को तो बारे में कुछ तो जानता है, लोग तो आम जनता तो जानता है हिंदू क्या है, पर बुद्धिजीवी को भी थोड़ा समझना चाहिए था, इंटेलेक्चुअल्स को भी समझना चाहिए था कि हिंदू ऐसे नहीं करेंगे। हिंदू का सोच विचार, रहना सहना, मिलना जुलना, ये सब ये इतना समय में उन्हें तो पता होना चाहिए, पर मालूम तो होगा फिर भी वो नहीं मानना चाहता है। वो कहता ना लाहौरी में, मैं नहीं मानता। उन्हें समझना चाहिए था। तो सेपरेटिज्म इतना नहीं आते, अलगावत इतना नहीं आते। पर आगा खान तो है, तो भारत का मूलतः नहीं है, पर्शियन तो है, ईरानियन है। तो ये प्रोजेक्ट किया कि सारी चीज़ मुसलमान का बड़ा ग्लोरियस टाइम था और अंग्रेज जाने के बाद वो ग्लोरियस टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए आगा खान ने काफ़ी बड़ा, अंग्रेज में बड़ा खन्निंग योजना बनाया, हिंदुओं को अपना बस में किया, में पॉजिटिव बात कर करके हिंदू को ये बिल्कुल ही संदेह या शक होने न दिया कि वो दारुल इस्लाम के प्रति चलना चाहता है। वास्तव में दारुल इस्लामी उनका मन में था। उन्होंने क्या आइडिया किया, देखिए उनका सामने अमेरिका है, अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है, वो एक फेडरेशन है। तो आगा खान ने ये बड़ी अंदर ही अंदर काफ़ी सोचा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाना चाहता था। वो धीरे धीरे बनाना चाहता था। इस यूनाइटेड फेडरेशन में लार्ज एरियाज़ को शामिल कराना चाहता था। कौन कौन सी एरिया? तुर्की तो पूरा, अफ़गानिस्तान तो पूरा, और जितना पूरब में जगह है वो सब, और भारत तो भारत पूरा, और ईरान कुछ हद तक इराक, और पूरा दक्षिण सिलोन तक। उस ज़माने में श्रीलंका का नाम सिलोन था, सिलोन तक। ये सब एक करके एक फेडरेशन बनाना चाहता था। और इस फेडरेशन का सिस्टम कुछ ऐसे होगा कि धीरे धीरे वो आगा खान चाहते थे कि अरब से कई लोग आए और धीरे धीरे बाहर से टुकड़ा लोग ज्वाइन करे। यदि ऐसा हो तो एकदम हिंदू माइनॉरिटी बन जाएगा। उनका सोच देखिए, बाकी सब मुसलमान कौम है, ये लोग सब आएंगे तो हिंदू सीधा माइनॉरिटी बन जाएगा। यदि हिंदू माइनॉरिटी थोड़ा भी हुआ ना, बस दारुल इस्लाम करेंगे, फिर इस्लामिक एम्पायर बनाएंगे। ये उनका अंदर ही अंदर का सोच था आगा खान का। तो यही डिसेप्शन कहूँ अंग्रेजी में, इंटेलेक्चुअल डिसेप्शन, यही आगा खान का उद्देश्य था। तो सेपरेटिस्ट मुस्लिम इंटेलेक्चुअल का इतना काम था कि वो बाहर से बड़ा नरम दिखता था, अंदर से इतना कट्टर था आपका समझ में नहीं आता। तो उन्होंने 1918 में 1918 में एक किताब लिखा जो पूरा इंडिया इन ट्रांसिशन, किताब का नाम था इंडिया इन ट्रांसिशन, ए स्टडी इन पॉलिटिकल इवोल्यूशन
1918 में किया और भारत से ही पब्लिश हुआ और इंग्लैंड से भी पब्लिश किया एक किताब। तो ये जो इंडिया इन ट्रांसिशन पॉलिटिकल एवोल्यूशन इनटू दारुल इस्लाम, ये तो सिर्फ शुरुआती समझा आगा खान, ये तो बस शुरुआत थी। धीरे धीरे अफ्रीका से भी आ जाएंगे इस्लामिक देश, अरब से भी धीरे धीरे आ जाएंगे, बाकी अन्य जगह से भी धीरे धीरे इस्लामिक देश आ जाएंगे। जो गैर मुस्लिम सीधा सीधा माइनॉरिटी में हो जाएगा। बस जो इस्लामिक स्ट्रक्चर में माइनॉरिटी का क्या हाल होगा, तो मुझे कहने की क्या ज़रूरत है आपको। तो माइनॉरिटी ख़त्म हो जाएंगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो दारुल इस्लाम बन जाएगा। अब देखिए, जितना भी सेपरेटिस्ट अलगावादी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का बात हमने किया, ये तो 9वीं है आगा खान। अब तक 8 लोगों का नाम लिया। जितना भी मुस्लिम सेपरेटिस्ट इंटेलेक्चुअल्स का बात हुआ, इन सब का विचार में और लक्ष्य एक ही तो था, दारुल इस्लाम। इनका गलत ये है कि समझते थे कि इस्लाम कुछ पनसिया जैसे है। पनसिया को क्या कहेंगे हिंदी में या संस्कृत में? सर्व रोग संहारी। हर तकलीफ का एक ही दवा है, हर समस्या का एक ही उपाय है, वो है इस्लाम। ऐसे कुछ समझते थे ये। इस्लाम हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तभी तो लेकर के जो आजकल का जो पाकिस्तान का पीढ़ी नौजवान भी माइक के सामने खड़े होकर कहता हाँ हम मुसलमान हैं। और उनका और बात देखिए, वो कोई कहे थी भारत भाई चांद पर पहुंच गया, तो बोलता मैं नहीं मानता। तो हर समस्या का परिहार या जवाब या सॉल्यूशन या उपाय इस्लाम। हर चीज़ में उसने इस्लाम नज़र आता है। और ठीक है, पर उसमें ये आप कैसे सोल्व करें मेरा समझ में नहीं आता। हर व्यक्ति इस्लाम को अपने ढंग से समझता है। पाकिस्तान का अंदर भी, ये तो जिन्ना जानते थे, पाकिस्तान का अंदर भी जो पंजाबी जो मुसलमान है वो पश्तून मुसलमान से खुद को अलग मानता है, और जो मुल्तानी है वो खुद से अलग मानता है, जो बलूची है उनसे अलग मानता है भाई। और भारत का लोग से तो अलग। भारत का मुसलमान को काफिर समझते हैं। भारत का मुसलमान काफिर इसलिए है वो हिंदुओं को छूता है, कभी कभी हिंदुओं के साथ पानी पीता है, खाना खाता। देखो, इनका बाप दादा तो रामचरण हिंदू थे, पर समझते हैं हिंदुओं के साथ बैठने से वो मुसलमान, भारत का मुसलमान काफिर है उनके नज़र में। ये तो भारत का मुसलमान लोग जानते हैं, वो हिंदुओं को हमसे अच्छा जानते हैं। उन्हें मालूम है हिंदुओं के साथ रहता कैसे, रहना कैसे। हाँ, बहुत ही कम लोग अक्रॉस द बॉर्डर वाला भड़काव में आ जाता है, बस वो एक उम्र के बाद सबक सीख भी जाता है। वो खुद समझदार है, खुद समझेंगे। तो सबका मन में एक और अलगावाद रहा, वो दारुल इस्लाम का विचार रहा। तो आगा खान भी तो कुछ ऐसे ही है, और आपको आगे भी लोग मिलेंगे जो अलगावाद को लेके इस्लाम पनसिया है, हर चीज़ का समस्या इस्लाम में है, ये सोच करके बड़ा जान गवा करके कई लोगों का, उनका भी अपना भी, कितना हिंदुओं का कैसे कैसे मारा कोई नहीं जानता। ये सब करने का बावजूद आधा पंजाब ले लिया, मुल्तान पूरा ले लिया, बलूचिस्तान ले लिया, सिंध ले लिया, सब ले करके वो पाकिस्तान बना कर फिर क्या हुआ देखो नतीजा। तो वहाँ के लोगों को सोचना चाहिए, अलग होकर क्या किया आप लोगों ने कि एक कदम आगे गया। एक खुद कुछ बनाता है क्या? खुद कुछ बनाता, अपना पैर में थोड़ी खड़े होता है ऐसे कई समाज जो कुछ नहीं करते, बाहर से पैसा किसी से मांग करके जीता है। कुछ समाज ऐसे है, हमारे यहाँ भी कुछ समाज ऐसे है।
जो खुद कुछ नहीं करते, करने नहीं दे, तो कम्युनिस्ट लोग है। वो कोई भी एक इंडस्ट्री, एक अपना मैच बॉक्स का फैक्ट्री शुरू किया था, वहाँ जाकर स्ट्राइक करेंगे। उन्हें तो बस उनका हक के बारे में हर चीज़ जानता है, उनके ड्यूटी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। किसी के प्रति उनका कुछ भावना नहीं है, किसी के साथ बिलोंग नहीं करते, किसी को इज्जत नहीं देना सिखाया, बस अपने हक के बारे में ये मार्क्सिस्ट लोगों ने उनको सिखाया। तो हर जगह आंदोलन करेंगे, हर जगह फैक्ट्री बंद करेंगे, तो उस समाज में कुछ आमदनी नहीं आएगा, भीख मांगेगा वो। पाकिस्तान में कुछ स्थिति ऐसे होती, कम्युनिस्ट तो नहीं है, आंदोलन नहीं करता, पर इस्लाम दिमाग में है, फैला हुआ है, समझते हैं हर चीज़ का हल इस्लाम में मिलेगा। हम मुसलमान हैं, सब ठीक हो जाएगा, और हर चीज़ के लिए अल्लाह देंगे, बस आपको कुछ नहीं करना, बस अल्लाह देंगे। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब कोई ऊपर वाले पर भरोसा ना करो, विश्वास ना करो, वो अपनी बस कर लो, जैसे करना वैसे कर लो, पर आपको जो करना है खुद कर लीजिएगा। बाइबल में ये कहावत है, आपसे जुड़ा हुआ है बाइबल, तो आप कुछ करें, आधा काम आप करें, आधा काम आपका खुदा करेंगे। अरे वो आधा काम तो करे, आधा के आधा करेगा तो कहीं ना कहीं तो बन जाएगा। हर चीज़ के लिए आप कुछ करेंगे नहीं, कुछ करना नहीं चाहते। आलसी हो गए क्या पंजाब का लोग या बलूची लोग? अरे कभी नहीं थे इतिहास में, आप कभी नहीं थे, आलसी नहीं थे, मेहनती लोग थे, काफ़ी मेहनती लोग। आप खुद का हिस्ट्री देखिए, काफ़ी मेहनती लोग हैं, हार्ड वर्किंग लोग थे। फिर क्या हुआ? इस्लाम ने आपको निकम्मा बना दिया क्या? बस सब दे देंगे, हमें कुछ करना नहीं। कम्युनिज्म तो करते हैं, निकम्मा बनाता है लोगों को। वो कम्युनिज्म में क्या, टिपिकल कम्युनिज्म जो कहीं नहीं है दुनिया में। टिपिकल कम्युनिज्म में क्या है कि सब स्टेट दे देंगे, सब स्टेट दे देंगे तो आप कुछ करेंगे नहीं, आप कुछ करेगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं, आप में कुछ प्रत्येक क्षमता है उसका कोई कदर नहीं है, तो इसलिए कुछ करेंगे नहीं, सब निकम्मे बन जाएंगे कम्युनिज्म में, क्योंकि स्टेट दे देंगे। इससे क्या होगा? पूरा समाज खत्म हो जाएगा, इनकेपेबल और इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा, ये स्थिति है। तो अलगाववादी नंबर 9 आगा खान का नाम देख करके तो आज मैं यही समाप्त करूँगा। आगे फिर आएंगे, एक 9वीं अलगाववादी है 9th, अब 10वीं को लेके आ जाएंगे। 10वीं कौन देगा कल सुनिएगा, कल देखिएगा। नमस्ते दोस्तों, जय भारत, जय श्री राम।